हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये हमारी हिंदी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे हिंदी साहित्य के। आज मैं आपके लिए पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ। इसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 101 नंबर क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से आता है। अब इसमें हम देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। 102 नंबर क्वेश्चन में है, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। तो ये जो हुआ था लहंदा भाषा का विकास, ये पैसाची अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, पंजाबी और लहंदा भाषा जो है इनका पैसाची अपभ्रंश से विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको असत्य कथन छांटना है। पहला ऑप्शन है आपका, मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल सही है। सेकंड, बंगला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आगे देखते हैं, पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। ये सही है। सिंधी भाषा ब्राचंड अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये भी राइट है। तो आपका जो यहाँ पर असत्य कथन है वो ये होगा। ठीक है, बांग्ला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्धभाषी तो शायद कोई है भी नहीं, अर्धमागधी सुना है। चलिए आगे देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है। वियोगात्मक भाषा कौन सी है आपको बताना है। तो वियोगात्मक भाषा हमारी इसमें होगी, वियोगात्मक भाषा है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा मानी जाती है। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी, उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी। ये आपको बताना है कि जब अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी, उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी। तो उस समय जो बोलचाल की भाषा थी वो देश भाषा थी। अपभ्रंश का ही एक नाम देश भाषा भी आता है। बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, वो बताना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा चित्रावली। ठीक है, चित्रावली जो है इसमें राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों कृतियां राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 7 नंबर का जो 107 नंबर 107 नंबर में, भल्ला भल्ला हुआ जो मरिया बिहणी महार कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है। आपको बताना है कि ये पंक्ति किस कवि की है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ये पंक्ति जो है मंजू कवि की है, सॉरी मुंज कवि की है। 108 क्वेश्चन आएगा, सही जोड़े को छांटिए। इसमें से सही जोड़ा कौन सा है। पुष्पदंत, भविष्यत कहा, स्वयंभू, पौंचर्यू, राम सिंह का है शब्दानुशासन, और देवसेन का महापुराण। तो ये सब इन्होंने गलत दी है। इसमें से जो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका बी होगा। ठीक है, पुष्पदंत की महापुराण आती है, यहाँ पर महापुराण होना चाहिए था। और राम सिंह का तो यहाँ पर है ही नहीं। शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र की होती है। देवसेन, इससे कोई मतलब नहीं है, देवसेन के श्रावकाचार्य। तो ये यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वयंभू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें 109 क्वेश्चन जो है, इनमें से संचार का माध्यम कौन सा है। संचार का माध्यम कौन सा है ये बताना है। तो वैसे तो ये सभी संचार के माध्यम, लेकिन इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा रेडियो। ठीक है, रेडियो संचार का माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंचार का माध्यम नहीं है। इसमें से जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री जो है ये जनसंचार का माध्यम नहीं है। अब निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें भाषा दी है और विकसित हुई है किससे, ये बताना है। तो सिंधी जो है वो हमारी किससे विकसित हुई है। सिंधी भाषा हमारी हुई है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था। तो सिंधी भाषा जो सेकंड ऑप्शन से, राजन से विकसित हुई है। ठीक है, पंजाबी जो आपकी भाषा है
ये पैसाची से मानी जाती है। यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन मिल जाएगा टक भाषा से। और ब्रज भाषा जो हमारी है, ब्रज भाषा हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 4 ऑप्शन आएगा इसमें 4। और अवधि जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये मैचिंग यहाँ पर करेंगे ऐसे। आगे देखते हैं 112वां नंबर, भारतीय संविधान के किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा 12वीं का वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भाग 1 अध्याय 17 धारा 343(1) में। अब आपको बताना है न किस वर्ग का व्यंजन है, न किस वर्ग का व्यंजन है छांटना है हमें। तो जो त वर्ग के व्यंजन होते हैं त थ न, तो ये आते हैं हमारे दंत्य में। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? इंदु पत्र का संपादन किसने किया था? तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्रसाद जी ने। ठीक है, इंदु पत्रिका का संपादन प्रसाद जी ने किया था। 14 का राइट आंसर ए है, राइट ऑप्शन ए होगा। अब आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें बताना है मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? मतवाला जो पत्रिका है उसके संपादक थे हमारे। यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा आपका निराला। मतवाला पत्रिका किसकी है? निराला की। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? सरस्वती पत्रिका का जो सबसे पहले संपादन किसने किया था वो बताना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन श्याम सुंदर दास ने। सरस्वती पत्रिका के फर्स्ट संपादक जो माने जाते हैं श्याम सुंदर दास हैं। 117 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सरदार राम फुल्लोरी किस प्रांत के निवासी थे? सरदार राम फुल्लोरी किस प्रांत के निवासी थे? तो यहाँ पर इनका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर है पंजाब के। सरदार राम फुल्लोरी जो है वो पंजाब के निवासी थे। अब मैच करना है 118 क्वेश्चन में। जोड़ों में से असत्य को आपको छांटना है, तो कौन सा सत्य है? राम प्रसाद निरंजनी जो है वो भाषा योग वशिष्ठ, बिल्कुल सही है। और गंग कवि चंचल वर्णन की महिमा, ये भी राइट है। सदल मिश्र नासिक एतवाख्यान और मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर। तो यहाँ पर जो गलत है वो यही है, मुंशी सदा सुखलाल की प्रेम सागर नहीं है, जबकि प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल जी की है। आगे देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन में हमारा आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर, उपदेश रसायन रास किसकी कृति है? उपदेश रसायन रास किसकी कृति है? तो राइट आंसर होगा हमारा जिंदसुरी की। ठीक है, उपदेश ये जिंदसुरी की कृति है। इन सूचियों को सुमेलित करना है, ग्रंथ का नाम और रचनाकार का नाम। यहाँ पर ग्रंथ का नाम श्रावकाचार्य जो है वो किसकी रचना है? यह है देवसेन की। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। कीर्ति योगसार जो है, योगसार रचना है जोइंदू की। ठीक है, योगसार किसकी रचना है? ये जोइंदू कवि की रचना है। योगसार राइट ऑप्शन जोइंदू। कीर्तिलता सबको पता है कीर्तिलता किसकी है? ये विद्यापति की है। और पाहुड़ दोहा तो ये राम सिंह की रचना है। ये आपके राइट है। अब आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता है अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3। अब देखते हैं अष्टयाम की रचना ब्रज भाषा में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? अष्टयाम की रचना ब्रज भाषा में किसने की है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाभादास ने। ठीक है, अष्टयाम की ब्रज भाषा में रचना किसने करी थी? नाभादास ने। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 500 ईस्वी से लगाएंगे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आगे देखते हैं इनमें से आधुनिक काल की कवि हैं। आधुनिक काल के कवि कौन है वो बताना है। तो आधुनिक काल के कवि जो है यहाँ पर, आधुनिक काल के कवि यहाँ पर हैं सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन में देखेंगे कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग
कब से प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो कचहरियों में जो नागरी भाषा का प्रारंभ है वो 1900 से प्रारंभ हुआ। राइट ऑप्शन बी होगा, 1900 से प्रारंभ हुआ था। इनमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो ये तो सबको पता है, जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, 128 नंबर क्वेश्चन, संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो ये सभी को पता है, संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है? के लिए। ठीक है, कर्ता कारक की ने होती है, यहाँ पर की संबंध कारक के लिए आता है, और मैं जो है अधिकरण कारक में, और के लिए संप्रदान कारक के लिए। व्यापक क्षेत्र में व्यवहारिक होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? व्यापक यानी बड़े क्षेत्र में जो व्यवहारिक भाषा है, बहुसंख्यक लोग जिसका प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। 129 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रभाषा। 130 नंबर क्वेश्चन में है, राजभाषा आयोग का गठन। राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था धारा, राजभाषा आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था वो 344 के अंतर्गत किया गया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 344 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 131 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये आंसर यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। बाल गंगाधर खेर इनका नाम है, इनकी अध्यक्षता में किया गया था राजभाषा आयोग का गठन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन है? तो ये बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जो की गई थी, ये राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। ठीक है, 1938 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी बोलियों का क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। ठीक है, बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, इन्हें मिलाते हैं। बुंदेली जो है आपकी, ये बुंदेली भाषा बोली जाती है, इसका होगा सही आंसर सी ऑप्शन, झांसी में। अवधी बोली जाती है कहाँ पर? अवधी बोली जाती है लखनऊ में। अवधी भाषा लखनऊ में बोली जाती है। ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है वो है आगरा, और कन्नौजी बोली का क्षेत्र आता है इटावा। ये सही है। अब आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन है क्या ऐसा नीचे, 135 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इसमें है कुमाऊनी किस प्रांत की बोली है? तो कुमाऊनी जो है वो उत्तराखंड की बोली है। आगे देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? उन्नाव और रायबरेली जिले में बोली जाती है अवधी भाषा। ठीक है, उन्नाव और रायबरेली जिले में बोली जाती है अवधी बोली। यहाँ पर अवधी बोली बोली जाती है। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं? तो सबको पता है, मेरठ सहारनपुर यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। 138 क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 139, इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन सी भाषा है? इनमें से जनसंचार का माध्यम, तो यहाँ पर जनसंचार का माध्यम कौन नहीं है ये बताना है। तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, चार ऑप्शन यहाँ पर जो राइट हो जाएगा। जनसंचार का माध्यम यहाँ ये इन रेडियो को नहीं मान रहे हैं, वैसे रेडियो जनसंचार का माध्यम, इस क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। कौन सा कथन असत्य है? इसमें 140 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है, यही राइट होगा।
भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। हो सकता है भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं है। बिल्कुल सही है। तो दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, यही इसमें राइट होगा। 141 का देखते हैं, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हैं? तो ये राइट हो जाएगा इसमें 11। इनमें से वर्ण छांटने हैं जो अयोगवा है, कौन से अयोगवा कहलाते हैं? कौन से वर्ण अयोगवा कहलाते हैं? तो यहाँ पर है अंक और आहा, ये दो वर्ण जो हैं, दो वर्ण ये अयोगवा कहलाते हैं। अब देखना है किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? तो 18 जो लिखा है वो गलत है, बाकी 68, 43 और 82 ये सब सही है। 18 यहाँ पर गलत बताया गया है। 144 का हम देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता जो है पुस्तक के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता जो है ये गोकुलनाथ की रचना है। पुस्तक के लेखक गोकुलनाथ है। आगे हम देखेंगे 46वां क्वेश्चन, 146 नंबर। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा, ये राष्ट्रभाषा के लिए गुण आवश्यक नहीं है। बाकी व्यापक क्षेत्र में होनी चाहिए, व्यवहारिक ये हमने पहले ही पढ़ा है। बहुसंख्यक लोगों की भाषा, ये भी सही है। विस्तृत शब्द भंडार होना चाहिए, ये सब सही है। लेकिन सरकारी कामकाज की भाषा ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रभाषा में ये गुण होना आवश्यक है। आगे देखेंगे, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख जो किया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी 351 में। अगला क्वेश्चन 148 नंबर में हम देखेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? राजा लक्ष्मण सिंह जो है ये आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह, ये सबको पता है, प्रजा हितैषी नामक पत्रिका आगरा से निकालते थे राजा लक्ष्मण सिंह। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मानक भाषा। परिनिष्ठित भाषा को मानक भाषा भी कहा जाता है। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा ने पास किया था 14 सितंबर 1949। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखे हैं 50 क्वेश्चन। आगे के हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।